ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए आपको सीधे एक बार फिर से मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ मंच पर इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ नेता नारायण राणे। ये कि इसलिए कोकण से आया वो राज्यसभा पहुंचा, फिराज चौहान जी, पूनम महाजन जी और कई सारे लोग बैठे हैं, कार्तिक शर्मा जी, और पूरा का पूरा मुंबई बैठा हुआ है। अगर मैं ये कहूंगा तो गलत नहीं होगा। और नारायण राणे जी, आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोंकण की तो बात करेंगे, लेकिन आप उससे बड़े लीडर हैं, तो हम पूरे महाराष्ट्र की बात आपसे करेंगे। कोंकण के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, राणे परिवार के लिए कोंकण का किला कितना मजबूत है और कितना कमजोर? आपको आज की राजनीति को देखकर क्या लगता है? माइक लेना पड़ेगा सर आपको। नहीं, पार्टी के बारे में पूछूंगा सर। पार्टी मैं तो आप राणे फैमिली के बारे में, तो राणे फैमिली के लिए कोकण या सिंधुदुर्ग सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम समझते हैं हम उस इलाके में खुश भी है और मजबूत भी है। खुश भी हैं और मजबूत भी। ये मजबूती इस बात से प्रूव होती है कि आप अब संसद में पहुंच गए हैं। सॉरी, आप अब संसद में पहुंच गए हैं, पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। कहाँ तक? पार्लियामेंट? आप अब राज्यसभा में पहुंच गए हैं। नहीं, राज्यसभा में पहुंचा है इसलिए खुश नहीं है कि इसलिए कोकण से आया हूँ राज्यसभा पहुंचा। तो कोकण से आया हूँ इसलिए राज्यसभा पहुंचा नहीं हो, वे बीजेपी के वजह से पहुंचा हूँ। बीजेपी की वजह से पहुंचे। मैं यही जानना चाहता था कि आप बीजेपी की वजह से पहुंचे हैं। राणे साहब, आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की और आप क्यों अपना एक पक्ष लेकर चलते रहे और अपने एक पक्ष को ही मजबूत करना आपने उचित समझा? देखिए, मैं बीजेपी में क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो मैं एक्चुअली बीजेपी में ज्वाइन करने की मेरी जब तैयारी थी, तब बीजेपी की तरफ से मुझे इंडिपेंडेंट फॉर्म भरने की ऑफर आ गई और मैं स्वीकार किया। आगे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आगे ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। और आज तो मैं मेरी पार्टी महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी, ये नई पार्टी बनाई है, उस माध्यम से मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ। आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात करूं तो शिवसेना या बीजेपी? नहीं, बीजेपी ने, शिवसेना क्या है? शिवसेना छोड़ चुका हूँ। नहीं, शिवसेना तो आप छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई फिर से संभावना कि आप शिवसेना के नजदीक आ जाएं? शिवसेना के नजदीक आ जाएं, आप उनके क्लोज आ जाएं? नहीं, दूर तो जब मैं शिवसेना छोड़ा, जब इसे दूर ही गया, नजदीक आने का कोई सवाल नहीं। आपको लगता है कि नजदीक आने का सवाल नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल महाराष्ट्र में चल रहा है वो मराठा आंदोलन का चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने पूरे मराठा आंदोलन को सॉल्व करने का जिम्मा एक तरह से आप पर सौंपा है। आप तमाम पक्षों से बात कर रहे हैं, क्या कहना है उन तमाम पक्षों का, उन तमाम लोगों का जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, और मराठा आंदोलन को सॉल्व करने की दिशा में आप कहां तक पहुंच पाए हैं? देखिए, मुझे कोई नहीं कहा नहीं कि आप मराठा आरक्षण के लिए जो आंदोलन हो रहा है वो रोकने के लिए आप हमें मदद करिए। मैं राज्यसभा में था, दिल्ली में था, जब यह आंदोलन जोर से शुरू होने लगे, मराठा समाज के कई लोग आत्महत्या भी इन्होंने किया, तो मैं समझा ये जो इस तरह का वातावरण बिगड़ते जा रहा है महाराष्ट्र में, तो अपन इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। उसमें मुख्यमंत्री महोदय का भी फोन आया कि इसमें आप कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैं तुरंत मुंबई आके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मिला और मैं कहा कि ये आप लोगों को तुरंत रुकाना चाहिए, जो दंगे फसाद हो रही है वो रुकने चाहिए। और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं समझता हूं अगले 2 दिन में मैं और महाराष्ट्र सरकार दोनों सफल हो जाएंगे ये रोकने के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं। और मराठा आरक्षण की बात भी उसी दिन उसी टाइम वो डिक्लेयर हो जाएंगे। एक सीक्रेट बात पूछना चाहता हूं, आप क्या फॉर्मूला निकाला है आपने? क्या सॉल्यूशन निकाला है, क्या फॉर्मूला निकाला है कि इस पूरी प्रॉब्लम का अंत हो जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? नहीं, वो फॉर्मूला तो आज नहीं बताऊंगा।
तो उसमें कुछ मजा नहीं रह जाएंगी। फॉर्मूला जो है कि ये सब जो आज का वातावरण है, वो वातावरण जो लोग भयभीत है, वो वातावरण बदलना चाहिए। पहले जैसे महाराष्ट्र में रोज के व्यवहार लोग कर रहे हैं, उसी तरह का वातावरण बनना चाहिए। और मराठा आरक्षण का मामला भी हल होना चाहिए। वो हल होने के लिए हम प्रयास कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है वो 2-3 दिन में हल हो जाएगा। आपको लगता है 2-3 दिन में हल हो जाएगा, लेकिन 3 प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं उसमें। सबसे पहली बात तो ये माना जाता है कि मराठा समुदाय महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मराठा समुदाय ने अब तक 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को दिए हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी वो पिछड़ा है? देखिए, महाराष्ट्र 2, 4 या 5, 10 मराठा समाज के व्यक्ति को सामने देखकर उनकी परिस्थिति बहुत अच्छा है, लीडर बन गए, इसका मतलब फाइनेंशियली मजबूत हुआ ऐसा नहीं हो जाता है। मगर मैं समझता 34% मराठा समाज महाराष्ट्र में है। उसमें से 15 से 20% तक मराठा समाज है, वो बहुत ही गरीब है। उसमें बहुत सारे किसान हैं जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उनकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। 5,000 के अंदर उनकी इनकम है। हमने 17 लाख लोगों का सर्वे करने के बाद मैं ये आपको कह रहा हूं कि वो हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रानी समिति जो बनाया तो उन्होंने बनाई थी। उस वक्त हमने ये सर्वे किया, 17 लाख फैमिली का सर्वे किया। और जब उसमें हमें दिखाई दिया कि काफी गरीब लोग हैं, 34% मराठा समाज है, तो हम लोग ने 16% आरक्षण दिया कि मोर देन 16% गरीब लोग आज महाराष्ट्र में हैं। आपने कहा 16% मोर देन गरीब लोग हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस समुदाय को आरक्षण देने से प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, या आपको लगता है कि और समुदाय खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे कि हमें भी आरक्षण मिले? देखिए, अपने संविधान में जो लिखा है, जो सामाजिक शैक्षणिक गरीब है उनके लिए किसी जात के भी हो, उनको आरक्षण देने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। तो आगे लोग मांग आ जाएंगे। लेकिन उस पर सीलिंग भी है, उस पर सीलिंग भी है कि 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते। 52 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम लोग ने जो भारतीय संविधान सेक्शन 15 और 16 के मुताबिक मैं जो अभी कर रहा हूं कि उसमें से शैक्षणिक और सामाजिक जो बैकवर्ड है, ऐसे लोग को आरक्षण देने का अधिकार घटना ने अपने को दे दिया है, संविधान ने दे दिया है। उसके मुताबिक ने हम लोग ने 52 के ऊपर देने का अधिकार, जो तमिलनाडु ने 69। तमिलनाडु का मामला बहुत पुराना है। पुराना है तो क्या, लेकिन आज जाट का आरक्षण हरियाणा के अंदर, भाई साहब, घटना संविधान तो बदली नहीं हुआ ना, संविधान तो वही है ना। वही संविधान के मुताबिक तमिलनाडु ने दिया, वही संविधान का सेक्शन 15 और 16 के मुताबिक हम लोग महाराष्ट्र में देने की कोशिश की, और हम लोग ने सक्सेस भी हुए थे उस वक्त जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो लेकिन कोर्ट ने उसको रोक दिया। कोर्ट ने ऐसा नहीं रोका है, इन लोगों ने स्थगिति मांगा, कोर्ट ने ये गलत है ऐसा कुछ नहीं कहा। ये जो प्रोसेस हम लोग ने जो अहवाल दे दिया है वो गलत है ऐसा कोर्ट ने कभी नहीं कहा। लेकिन कोर्ट ने ये तो कहा कि इस तरह का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप नहीं ऐसा कुछ कहा नहीं, बोल रहा हूं, इस तरह का दे नहीं सकता। नहीं, आप बोल रहे हैं बाकी के जात को दिया तो ये मराठा जात को देने के लिए क्या प्रोसेस, जो जिस तरह का चाहिए, प्रॉपर सर्वे चाहिए, उसके ऊपर कोई क्वेरीज उन्होंने निकाली तो ये गवर्नमेंट में उसका एफिडेविट फाइल करना चाहिए। तो आपको लगता है कि क्या पिछली सरकार ने, मुझे हम लोग ने दे दिया था, फॉलो अप नहीं किया ठीक से? आपको लगता है कि कोर्ट के अंदर उस इश्यू को फॉलो अप नहीं किया गया ठीक से, इसीलिए मामला लटका हुआ है? 4 साल अभी के हो गए, एफिडेविट टाइम पे 4 साल में एफिडेविट फाइल नहीं होने से ये मामला हल नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की मैं मानता हूं आपकी बात, अब हल होगा, क्योंकि आप बीच में हैं, आप मध्यस्थता कर रहे हैं और आप अपने समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं। मैं मानता हूं ये हल बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। हम तो मानते हैं और लोग मान लेना, सदन मानता है। देखिए, सदन की बात सुन लीजिए,
सदन की बात जानिए भाई। आप मानते हैं ना नारायण राणे जी को? बिल्कुल। ये देखिए, अपोजिशन की भी आवाज है, पक्ष की भी आवाज है, विपक्ष की भी आवाज है। थैंक यू। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो गलतियां सरकार से हुई, जो 4 साल में एफिडेविट फाइल नहीं हुआ या उससे पहले एफिडेविट फाइल नहीं हुआ, इसको पहले हो जाना चाहिए था? पहला होना चाहिए था ना, होना चाहिए, नहीं हुआ तो अब होना चाहिए। अब हम कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा विद इन ए वीक, 1 वीक के अंदर होना चाहिए। तो 1 वीक के अंदर आप, मैं एक थोड़ा गेस लगाता हूं, वाइल्ड गेस लगाता हूं, 1 वीक के अंदर आप जो आरक्षण डिक्लेयर करने की कमिटमेंट सरकार से 1 वीक के अंदर मिलना चाहिए, उसको कम से कम 3-4 महीना आरक्षण देने को टाइम लगने वाला है। तो ये मैं समझता हूँ डिक्लेयर, सरकार कहेंगी 3 महीने में हम आरक्षण देंगे, इस तरह का बयान मुख्यमंत्री महोदय देंगे तो आगे तो वो तो मुझे लगता है कि 3-4 महीने में प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो मतलब आपने फॉर्मूला बता दिया कि 3 से 4 महीने में मुख्यमंत्री जी आरक्षण दे देंगे, और मुख्यमंत्री फॉर्मूला आपको नहीं बताया, मैं वहां बताया हूं। लेकिन फॉर्मूला आपने यहाँ पे सदन को भी बता दिया है, ये भी तय है। नारायण राणे जी, मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी और शिवसेना के जो खिंचे हुए रिश्ते हैं, जो रिश्तों में उनके तनाव रहता है, कभी सामना में वो कुछ लिखते हैं, कहीं कुछ लिखते हैं, पहले आपके बारे में भी लिखते थे, आपके बारे में भी प्रतिक्रिया देते थे, आपके बारे में भी टिप्पणी देते थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कौन लिखता है मेरे बारे में? सामना लिखता था आपके बारे में? क्या सामना कभी नहीं लिखते, मेरा नाम भी नहीं लेते। नाम नहीं लेता है, लेकिन नाम नहीं लेने के साथ साथ वो किस तरह की टिप्पणियां करता है ये आप भी जानते हैं। टिप्पणी ऑफ द रिकॉर्ड होगा, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं होगी। लेकिन इस ऑफ द रिकॉर्ड से भी लोग कई तरह के इन्फ्लुएंसेस या कई तरह के कंक्लूजन निकालते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी और शिवसेना को आने वाले चुनाव के लिए, 2019 के चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ आना चाहिए या नहीं? वो दोनों पार्टी ने सोचना चाहिए। इसमें मेरा जो पॉलिटिक्स है वो दोनों एक साथ आने से या नहीं आने से, इसके ऊपर डिपेंड होने के कारण आपका एक क्वेश्चन को जवाब मैं नहीं दूंगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन मुझे पता है कि आपके दिल में क्या है, या मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं आपके दिल में क्या है। बताइए। मैं अंदाजा लगाता हूं कि आप नहीं चाहते कि बीजेपी और शिवसेना की ये जो पॉलिटिकल अलायंस है ये ज्यादा लंबा चले। देखो, मैं जो भी चाहूंगा बीजेपी का नुकसान नहीं चाहूंगा, ये तय है। और बीजेपी में इस नया प्रेम जागने का मतलब क्या है? क्योंकि आज आप पहले शिवसेना के रहे, फिर आप कांग्रेस के रहे, अब आपको लगता है कि आपका नया प्रेम जो है भारतीय जनता पार्टी है। योर न्यू लव इज भारतीय जनता पार्टी। वो तो मैं प्रूव कर चुका हूँ, अभी बोल वही रहा हूँ ना। बीजेपी के साथ हो तो बीजेपी के साथ ही ये करूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, दिल्ली कैसी लग रही है आपको? दिल्ली कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। अच्छा, वातावरण अच्छा है। वातावरण अच्छा है, एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी की? अरे आप लोग हंसे, उनको पूछे ना क्यों हंसे। मैं उनसे भी पूछ लूंगा, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपने देखी वो तस्वीर जब वो गले मिले थे? वो देखा ना। तो गले मिले थे या गले पड़ गए थे? अभी मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा, मैं गले मिलते वक्त देखा। आप गले मिलते वक्त देखे? हाँ। लेकिन गले पड़ते वक्त नहीं देखा आपने? अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए। चलिए, तो अच्छा सोच रखने के लिए मैं जो देखा वही कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इतने वक्त, लंबे वक्त तक विधानसभा में रहे, अब आप संसद के अंदर हैं। संसद की कैंटीन में हम तब मिला करते थे आपसे जब आप महाराष्ट्र में एक विधायक थे, एक मंत्री थे और मुख्यमंत्री रह चुके थे। आपको ज्यादा मजा संसद में आता है या विधानसभा में? नहीं, महाराष्ट्र में तो काफी साल मैं रह चुका हूँ, इसलिए महाराष्ट्र में मजा आती है। और भले कितने भी साल में राज्यसभा, लोकसभा में रहूं तो मजा तो यहाँ ही आएगी हमारे स्टेट में। मतलब दिल्ली में आप मुंबई को मिस करते हैं? दिल्ली में मुंबई को मिस करते हैं आप? मिस करते हैं, याद करते हैं? और जरूर करता हूँ। जरूर है। तो आपको लगता है फिर से आप एक बार राज्य की राजनीति में नहीं, ऐसा नहीं लगता फिर महाराष्ट्र में आना चाहिए।
वह ठीक है, अभी वहां गया तो अभी वहां राजनीति करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप पर यह आरोप लगता है कि राणे जी की पार्टी सिर्फ उनके परिवार की पार्टी है, उसके अलावा ना उसमें आगे कोई है ना कोई पीछे है, सिर्फ परिवार है। परिवार देखिए, मेरे 2 बेटे हैं जी, दोनों राजनीति में है और मैं भी राजनीति में हूं। तो हमारे पार्टी में हमारे घर के तीनों जन काम कर रहे पार्टी का, तो रानी का पार्टी हो गई क्या? ऐसे बहुत फैमिली है, सबके सब पार्टी में, तो उनकी पार्टी हो जाती है क्या? बाकी भी कार्यकर्ता है। अभी मेरे बेटे एक एमपी हो रह चुका हुआ है और एक एमएलए अभी है, तो उनका तो नाम लेंगे ना। अभी हमारे आने वाले चुनाव में हम बताएंगे कि रानी की पार्टी है कि और किसी की है, कि लोगों की है, वो प्रूव करेंगे हम। तो मतलब आप बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे, ये मान लूं मैं? चुनाव आने के पहले मैं डिसीजन लूंगा। पहले आपने कोई डिसीजन नहीं लिया? ना, अभी नहीं लूंगा। लेकिन बीजेपी के प्रति आपका प्यार झलकता है। हाँ, मैं नुकसान नहीं करूंगा। आप उनका नुकसान नहीं करेंगे, यानी उनके फायदे के लिए शायद उनके साथ खड़े रह सकते हैं। ये तय है? तय हो चुका है। तय हो चुका है। हाँ। आगे आपसे जानना चाहता हूं कि विदर्भ के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या विदर्भ को अलग राज्य बनना चाहिए या और राज्यों की? मैं जो विचार का हूं, मुझे लगता है कि विदर्भ अलग नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र से अलग नहीं होना चाहिए। विदर्भ का तरक्की महाराष्ट्र में रहकर हो सकती है, ऐसे मेरे विचार है। ऐसा आपका विचार है? और छोटा स्टेट होने से कोई डेवलपमेंट होता है, ये अनुभव मेरा नहीं है, तजुर्बा मेरा नहीं है। काफी स्टेट छोटे हैं मगर अभी गरीब के गरीब रह चुके हैं इस देश में। बहुत छोटे छोटे स्टेट है, उसमें छोटे बनने से बहुत सारी तरक्की हो गई है, डेवलपमेंट हुए, ऐसा मुझे नहीं लगा है। रानी जी, महाराष्ट्र में किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है किसानों की क्राइसिस के लिए, किसानों के संकट के लिए, या आज जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए एक सरकार को तो जिम्मेदार हम ठहरा नहीं सकते, कई सारी सरकारें उसके लिए एक साथ जिम्मेदार हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है कि महाराष्ट्र में किसान इतना परेशान है? नहीं, परेशान तो हर स्टेट के किसान है, महाराष्ट्र के नहीं है। मगर महाराष्ट्र में जो खेती की हालत है, बीच में बारिश की वजह से अकाल की स्थिति भी होती है, किसानों का नुकसान भी होता है। और सरकार के तरफ से ऐसा नहीं है कि नुकसान भरपाई जो उनको मदद देना चाहिए सरकार नहीं देती, ऐसा नहीं। सरकार वक्त वक्त पर देती आई है, अभी तक पहले भी सरकार ने दे दिया है और अब भी सरकार दे दी है। मगर किसान के लिए जो मदद जिस तरह की मिलना चाहिए वो नहीं मिलने से किसानों को परिस्थिति में कुछ बदलाव नहीं आया है। इसलिए मैं बोलता हूँ किसान जहाँ है वही है। राणे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपका कार्यकाल था मुख्यमंत्री के तौर पर और आज के सीएम का कार्यकाल, मतलब आपका जो टेन्योर था मुख्यमंत्री के तौर पर और आज के सीएम का कार्यकाल, आप उसमें से किसको बेहतर मानते हैं? मेरा और उनका आप कंपेयरिंग कर रहे हैं? जी, दोनों का अच्छा है। बुरा किसका था? किसका भी नहीं, किसी का भी नहीं। तो पृथ्वीराज चामंडी सामने बैठे हुए हैं, उनका भी अच्छा किधर कहा? उनका भी अच्छा था, मैं बुरा तो नहीं कहा। तो आपको लगता है कि सभी का कार्यकाल अच्छा था? वो मुख्यमंत्री थे जब मैं मंत्री था, बिल्कुल उनके नेतृत्व में मैं काम किया हूं। मुझे याद है कि आपने उनके नेतृत्व में काम किया और पृथ्वीराज चव्हाण जी इतने बड़े नेता हैं कि लंबे समय से उनकी एक राजनीतिक लेगेसी या उनका राजनीतिक अस्तित्व चल रहा है। आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस सरकार को किस तरह से रेट करते हैं? आपके हिसाब से इस सरकार को 10 में से कितने नंबर दिए जाने चाहिए 4 साल के बाद? 4 साल के बाद मैं ऐसा नंबर कुछ नहीं दे सकता हूं। और सरकार अच्छा चला रहे हैं, कंट्रोवर्सी कम से कम हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरह से सरकार चलनी चाहिए वैसी चल रही है, ऐसा मुझे तो लगता है। मैं उसमें आपके 10% में किसको कितना देना चाहिए वो तो मैं नहीं कहूंगा। 10 में से रेट कर दीजिए ना, कुछ 6, 7, 8, 9, 10। आप कहने से मैंने अंगार नहीं लगाऊंगा।
नहीं, मेरे कहने से नहीं लगाइए, आप अपने कहने से लगा दीजिए, आप अपने मन के हिसाब से लगा दीजिए। वो काम मैं नहीं करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप भी मुख्यमंत्री रहे, आप कई सरकारों में मंत्री रहे, आपने विभिन्न पदों पर काम किया। मुंबई आखिरकार इतने सालों में एक वर्ल्ड क्लास सिटी क्यों नहीं बन पाई? बनी नहीं है, बात सही है, बनना चाहिए ऐसा मुझे भी लग रहा है। मैं सही तरह से प्रॉपर तरीके से मुंबई की डेवलपमेंट सरकार ने और मुंबई कॉरपोरेशन में हाथ में लेने चाहिए। इस मुंबई से जो अपने टैक्सेस जाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए और यहां भी सरकार के पास आते हैं, उसके अगेंस्ट उतना खर्चा मुंबई के लिए नहीं किया जाता है। मुंबई कॉरपोरेशन इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से इस मुंबई एक अच्छा सिटी बना, इंटरनेशनल सिटी बनने के लिए कोशिश होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। पर मुझे तो लगता है स्कोप तो बहुत है, ऐसा हो सकता है, मगर वैसी कोशिश नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार जो सत्ता पर है, कॉरपोरेशन में, सरकार में, उनके लिए मैं कह सकता हूं कि आप जो सोचते हो उस तरह की मुंबई नहीं बन सकी। कारण क्या लगा आपको? आपको कारण क्या लगा कि ऐसा नहीं हो पाया? आप खुद कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था। देखिए, मुंबई के लिए उसके लिए पैसा खर्चा करना होगा, खर्चा करना, हर बात के लिए खर्चा करना होगा और सही तरह से जो प्लान करे, जो स्कीम डिसाइड करे, वो सही तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, कब हमको हेडलाइन पढ़ने को मिलेगी कि मराठा आंदोलन शांत हो गया और उस मराठा आंदोलन को समाप्त कर दिया है नारायण राणे जी ने अपनी मध्यस्थता के बाद? नहीं, नारायण राणे ने बहुत सारे जन इसमें, इनका योगदान है इसमें। तो एक हफ्ते के अंदर आप उसके अग्रज हैं। मैं ये कहूंगा कि यू आर लीडिंग एवरीथिंग। वो आप कहो, मगर मैं कहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर ये डिसीजन हो जाएगा कि मराठा समाज को आरक्षण इतना दिन में दिया जाएगा। नारायण राणे जी, आप यहाँ पर आए, हमारे मंच में आपने बात की, अपने दिल की बातें शेयर की और अपने अंदाज में शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको तहे दिल से आपकी तारीफ करता हूं कि सवालों पर आप फिसले नहीं, आपने मुझे फिसलवाने की कोशिश बड़ी कर दी है। थैंक यू वेरी मच नारायण राणे जी। लेकिन उससे पहले मैं एक जनता के सवाल ले लेता हूं। आप में से कोई भी नारायण राणे जी से सवाल पूछना चाहता है तो आप माइक लेकर ये सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार साहेब, आज तुमचं राणे समितीला आम्ही पाठीमागे खूप वेळा भेटलेलो होतो मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात, पण साहेब आता वेळ आलेली, तुम्ही म्हटलंय 2-3 दिवसात तुम्हाला निर्णय, आम्हाला आनंद आहे की आम्हाला चांगलाच निर्णय भेटेल, कारण आज तरुण मुलं आपले काय कोणत्या मार्गाला जात आहेत, त्यामुळे 2-3 दिवसांनी जो मराठा आरक्षण भेटणार आहे हा खरंच यावेळेस आमचा कोर्टामध्ये खूप भक्कमरित्या तो मांडला गेला पाहिजे आणि आम्हाला आरक्षण मिळावं एवढीच मी आपणास विनंती करते। आपली इच्छाची पूर्ती होईल। थँक्यू सर। धन्यवाद। तो आपने इच्छा की पूर्ति कर दी। और कोई सवाल? और कोई सवाल सदन से? अरे मुझे सवाल ही नहीं कोई पूछते। क्योंकि आप जवाब ऐसे दे रहे हैं। थैंक यू। जवाब आप ऐसे दे रहे हैं कि लोग सवाल पूछने से की बजाय आपके जवाब सुनने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए। नहीं, थैंक यू। आप हुए ना क्लीन बोल्ड? चलिए, थैंक यू वेरी मच नारायण राणे जी। थैंक यू, थैंक यू। हमसे बात की, थैंक यू वेरी मच। तो नारायण राणे ने यहां पर साफ तौर पर कहा कि वो आने वाले चुनावों में बीजेपी को नुकसान कतई नहीं होने देंगे और एक हफ्ते के अंदर डेडलाइन सेट कर दी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मराठा आंदोलन जो हुआ है उसके बाद आरक्षण के मुद्दे पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा हाई टाइम है, मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहिए, इसकी जरूरत है।